जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेके मैं दानिश महाजन एक बार फिर से हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कम्युनिटी के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि रेडियो उड़ान अपना कर्तव्य समझता है आपको एजुकेट करना हमारी कम्युनिटीज में क्या हो रहा है। तो आज की जो डिस्कशन का विषय है वो है एनएफबी वर्सेस एनएफबी। एनएफबी के जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, या फिर जो एनएफबी के कुछ मेंबर्स, एनएफबी अगर हमारे कुछ लिसनर्स एनएफबी के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये एक राष्ट्रीय तौर पर बहुत बड़ी संस्था है जो कि नेत्रहीनों के लिए काम करती है। और कुछ दिनों से जंतर मंतर दिल्ली पर एनएफबी के ही कुछ सदस्य रैली कर रहे हैं, जो कि आज हम डिस्कशन के दरमियान जानने की कोशिश करेंगे आखिर रीजंस हैं क्या। शायद ये हमारी रेडियो नाम की पहली डिस्कशन है जिसमें सिर्फ दो पैनलिस्ट इनवाइट किए गए हैं, एक ओपोजिशन की ओर से और एक रूलिंग एनएफबी की ओर से। अब मैं आपको अपने पैनलिस्ट का तारुफ दूं। ओपोजिशन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर वीरेंद्र यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान। धन्यवाद। और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से एनएफबी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर इंदर सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों ही पैनलिस्ट आज की डिस्कशन में हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक ना लॉन्च करें। कहीं हम दोनों का पूरी डिस्कशन में दो पार्टीज का आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं और हम उसका जवाब अपने तर्क वितर्क के रूप में दें तो लिसनर्स को ज्यादा फायदा होगा और समझने में भी आसानी होगी क्या चल रहा है। और आज के डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर आप भी नेशनल फेडरेशन के सदस्य थे, क्या आन पड़ी जो आपको एक लंबे इतनी बड़े स्केल पर रैली ऑर्गेनाइज करनी पड़ी? आखिर ये मसला है क्या? जी दानिश जी, पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आपने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए आपने एक रेडियो उड़ान शुरू किया है। जी धन्यवाद। अब मैं विषय पर आता हूं। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं सदस्य था नहीं, मैं सदस्य हूं, अभी भी मैं सदस्य हूं जी। वो अलग बात है कि अभी मुझे सदस्यता निलंबन का नोटिस दिया है जी। अब प्रश्न पैदा होता है कि हमको ये आवश्यकता पड़ी क्यों ऐसा करने की, हमको जंतर मंतर पे क्यों जाना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमने संगठन की जो भी कमियां थी उसमें हमने संगठन के सदस्यों का हस्ताक्षर अभियान चलाया और 18 मार्च को हमने लिखित रूप में एक ज्ञापन दिया संगठन के कार्यालय में जाके, और हमने कहा कि जो विरोधी पक्ष है वो बात करना चाहता है उससे बात की जाए। हमने अपना मांग पत्र भी उसमें सबमिट किया। जवाब में इन्होंने जो सदस्य गए थे वहां पे उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस दे दिया, सदस्यता निलंबन का नोटिस दे दिया। फिर 31 तारीख को 150 पौने 200 लोगों ने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के मुख्यालय पे धरना किया और तब भी हमने कहा कि अभी भी समय है, हमसे बातचीत की जाए। जब कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया तो मजबूर होकर के हमको इस लड़ाई को बाहर ले जाना पड़ा। हम इस लड़ाई को लेके संगठन से बाहर गए। जी। तो इससे पहले कि मैं इंद्रजीत जी के पास, इंदर सिंह सर के पास जाऊं, मेरा सवाल है, आई वेंट थ्रू योर मेमोरेंडम, द मेमोरेंडम यू हैव सबमिटेड टू एनएफबी, आई वेंट थ्रू दैट। वो मेमोरेंडम में क्या था, बता दीजिए थोड़ा लिसनर। देखिए, जो हमने एनएफबी में मेमोरेंडम दिया था उसमें हमारी मांग थी कि चुनाव सुधार किया जाए। वर्तमान चुनाव क्योंकि कई विसंगतियों से भरा हुआ था, इसलिए इस चुनाव को निरस्त किया जाए, किसी तीसरी एजेंसी के द्वारा चुनाव करवाया जाए जो कि निष्पक्ष एजेंसी हो। हमारी मांग थी कि आज तक लेखा परीक्षित रिपोर्ट जारी नहीं की गई, 10 वर्षों की लेखा परीक्षित रिपोर्ट दी जाए। हमारी मांग थी कि ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर
और दूसरे जो एनएबी के प्रोजेक्ट्स बंद हुए, उन प्रोजेक्ट्स के बंद होने के कारणों को स्पष्ट किया जाए। हमारी मांग थी कि जिन सदस्यों की सदस्यता समय समय पर निलंबित की गई है, बिना किसी वजह के निलंबित की गई है, उन सदस्यों की सदस्यता को बहाल किया जाए। तो पहले हम इंदर सिंह सर से, मैं माफी चाहता हूं इंदरजीत सर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंदर सर से हम पहले ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं, फिर हम वन बाय वन डिटेल में जाते हैं। जी इंदरजीत सर, इंदर सर आप क्या कहेंगे? दानिश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस उड़ान चैनल के माध्यम से समय समय पर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाया जाता रहा है। और अगर इसी क्रम में आज नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के संदर्भ में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उस पर हमें मौका मिला है अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। जी धन्यवाद। जी, तो आप वरिंदर सर की बात पर क्या कहेंगे, आपके ओपनिंग रिमार्क्स? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में जिस तरह से होता है, भाई इंदर जी भी उसी के शिकार हो गए हैं। और एक संगठन जो लोकतांत्रिक संगठन है, जहाँ चुनाव होता है, हर 4 वर्ष में होता है, 5 वर्ष संशोधन से कर दिया है, वहां वो 2011 में चुनाव जीते, 3 वर्ष हमारे साथ रहे, और 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो हार गए। हारने के बाद इस तरह के कमेंट्स आना कोई अप्रत्याशित नहीं है। अक्सर ऐसा होता रहता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से हम बहुत कुछ सीख गए हैं, तो भाई वीरेंद्र जी भी उससे छूते नहीं है। और जब तक आरोपों का सवाल है, 18 तारीख को ये आए, इन्होंने कहा, उस संदर्भ में क्या काट यार से जी काट ना जी सर कंटिन्यू। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आने की बात तो कर रहे हैं कि 18 मार्च को आए, लेकिन इनके द्वारा संघ विरोधी गतिविधियां, इनके जो साथ कार्य कर रहे हैं, जिनके साथ अब चले गए हैं श्री एसके सिंह, इन्होंने 2-2.5 माह पहले ही गृह मंत्रालय को जांच, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव की जांच का पत्र दिया था। और उस संदर्भ में पुलिस को जो हमसे कॉपरेशन चाहिए था, जिन जिन की उन्हें जानकारी चाहिए थी, हमने तमाम जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराई। और वो रिपोर्ट अब कंक्लूजन पर है, कब फाइल होगी, कब वापस जाएगी, वो पुलिस डिपार्टमेंट बताएगा। जहां तक इन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है, मैं अपने सभी सुनने वालों को बड़ी विनम्रता से बात कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा संगठन जिसके हर वर्ष आयकर के रिटर्न सबमिट होते हैं, दानिश जी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि रिटर्न के लिए आपका जो ऑडिट स्टेटमेंट है वो उसके साथ लगा होना बहुत जरूरी है। तो ये बात इनकी गलत है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हाँ, एनईसी की बैठक में और इवन अब जनरल बॉडी में 2011 में भी और 2014 कानपुर में भी ब्रेल में बकायदा उस ऑडिट स्टेटमेंट का जो ब्रीफ है वो सबमिट किया गया, मेंबर्स को दिया गया, और मेंबर्स उसको पढ़ के आते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रश्न कानपुर की जीबीएम में किसी मेंबर्स ने नहीं उठाया। वीरेंद्र भाई वहां मौजूद थे, उस वक्त के पैनल के उम्मीदवार थे सरकारी पक्ष के, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक सरकारी पक्ष है और एक विपक्ष है, तो ये उस वक्त अगर यूं कहें तो सरकारी पक्ष के उम्मीदवार थे। और ये कहते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, तो चुनाव में अगर गड़बड़ी होती है तो शायद इस बात से सब सहमत होंगे कि अपने विरोधियों को हराने के लिए तो ये कार्रवाई की जा सकती है, अपने सदस्य को, क्या पैनल के सदस्य को हराने की कोशिश कोई करेगा? इन्होंने कहा टीआरसी के संदर्भ में कि टीआरसी क्यों बंद किया गया। भाई वीरेंद्र जी उस वक्त एनईसी के मेंबर बन गए थे, और जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो टीआरसी है ये 2005 में 2 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ था, और 2005 से 2011 6 वर्ष इसको हमने चलाया। दिल्ली वाले की यहाँ तक कर रहा हूँ, और पर और कई जगह हमारे अभी चल रहे हैं, सब जगह बंद नहीं हुए हैं। वहां हमने शुरू में 3 महीने स्टाइफंड देकर 2500 रुपया स्टाइफंड देके अपने साथियों को ट्रेनिंग दी, दोने, पुतल, थाली इत्यादि बनाने की। और उसके बाद
हमने 3300 रुपया प्रति माह ये फिक्स कर दिया, हम अपने साथियों को देंगे, मेंबर्स को जो उसमें टीआरसी में काम कर रहे हैं। रोंगटा जी की बहुत नेक सोच इसके पीछे थी कि बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार जो हमारे देशहीन साथी हैं वो या तो कम पढ़े लिखे हैं या ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए कोई कुछ इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर यह परियोजना चालू की गई थी जी। लेकिन जब 3300 रुपए जब मिलने लगा तो हमारे कुछ साथियों ने बहुत मेहनत से उसी तरह काम किया, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने ये मानकर कि 3300 रुपए तो मिलते ही हैं, इसलिए अब काम करने की जरूरत नहीं है। हमने सालों साल इसकी समीक्षा की और ये पाया कि ये घाटे में जाने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप हमने इनको फिर उसके बाद एक ऑप्शन दिया कि भाई जो जितना उत्पादन करे उस उत्पादन के आधार पर उनको उसके वेजेस मिलेंगे। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, मैं आपका पॉइंट लेता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, फिर मैं वरिंदर जी के पास जाता हूं क्योंकि मुझे काफी कुछ कवर करना है। मेरा ये सवाल है आपसे, जब वरिंदर जी की ये मांग है कि इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा कराए जाएं, जब एक एजेंसी द्वारा करवाएं, तो इस मांग में क्या गलत है? तो इस मांग को क्यों नहीं माना जा सकता? दानेश जी, यदि ये मांग 5 वर्ष जब इलेक्शन के पूरे हो रहे होंगे और अगर साथियों को ये भ्रम होगा, हमारे सदस्यों को ये भ्रम होगा कि चुनाव इस प्रकार से होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे, ये उस वक्त की बात है। लेकिन आज के समय में मैं ये कहना चाहता हूं, भाई वीरेंद्र जी जानते हैं कि कानपुर में इनका इलेक्शन टाई रहा और टाई के बाद दोबारा इलेक्शन दिल्ली में हुआ जिसमें हारे हैं। तो अभी चुनाव हुए मुश्किल से अक्टूबर से अगर आप देखिए आज अप्रैल 6 महीने हुए हैं और 6 महीने बाद फिर दोबारा चुनाव करा लेना, दोबारा चुनाव करा लेना। चुनाव में जितना खर्चा संगठन पर आता है उतना अनावश्यक रूप से उन्हें संगठन नहीं कर सकता। और जहां तक बात कर रहे हैं कि एजेंसी जो है, कानपुर में जो चुनाव हुआ उसमें धर्मेंद्र जी एक एडवोकेट थे लोकल, जो पूरे इलेक्शन की देखभाल कर रहे थे और किसी भी व्यक्ति को उस चुनाव पर कोई आपत्ति नहीं थी। दानिश जी, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो चुनाव हुए, इन चुनावों में मैं स्वयं उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़के जीता हूं, अदरवाइज सभी लोग निर्विरोध जीते। और दूसरा चुनाव जो हुआ था वो ये एनईसी का हुआ था, जिसमें वीरेंद्र जी सहित 5 उम्मीदवार थे। वीरेंद्र जी के अलावा अगर 5 और थे, उनमें से अगर 2 जीत गए, 3 हार गए, वीरेंद्र जी के अलावा 2 उम्मीदवारों को कोई समस्या नहीं है। इसके चुनाव में गड़बड़ी कहाँ है? जी बिल्कुल, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, मैं वरिंदर जी से जानना चाहता हूँ। वरिंदर जी के पास आता हूँ। वरिंदर जी, आप पर आरोप लग रहा है कि मेरे 2 सवाल हैं आपको। एक तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप इलेक्शन हार गए हैं तो इसलिए आप ये कुछ कर रहे हैं, और दूसरा मेरा सवाल है कि जो आपने एजेंसी की मांग की है, तो आज से पहले एक लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं एनएफबी के साथ, तो ये आपने डिमांड पहले क्यों नहीं उठाई? दानिश भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके दोनों ही बातों पे अपना कमेंट देना चाहूंगा, टीआरसी के विषय पर भी और अभी जो वर्तमान चुनाव का विषय आया है उस पर भी देना चाहूंगा। देखिए, चुनाव में तीसरी एजेंसी की मांग हमें करनी ही इसलिए पड़ी क्योंकि दूसरे जब प्री पोल हुआ, री इलेक्शन हुआ एनईसी पद के लिए, उसमें सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं तोड़ दी गईं, सारे नियमों की। इनसे ये तो पूछिए कि जो धर्मेंद्र जी लोकल थे, जो इंडिपेंडेंट रूप से देख रहे थे, वो दिल्ली में थे क्या 16 नवंबर के चुनाव में? वो नहीं थे। कौन था? सारा का सारा ऑफिस स्टाफ उस चुनाव को हैंडल कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं होता कि आधे लोगों के लिए मत देने का नियम कुछ और बनाया जाए, आधे लोगों के लिए नियम कुछ और बनाया जाए, जब व्यवस्था ये पहले से ही थी वहां पे। हालांकि मैं इससे पहले ये बता दूं कि मैं इस बात पे मुझे कोई विरोध नहीं है कि मैं इलेक्शन हार गया। चूंकि ये बात उठी है तो मैं कह रहा हूं, मुझे और दूसरे विषयों पर भी आपत्ति है। मेरी आपत्ति ये भी है कि जब इलेक्शन 2 साल बाद ड्यू थे तो 5 साल बाद इलेक्शन होना था, अभी इन्होंने कहा, तो 3 साल में इलेक्शन क्यों करा लिए गए? और उसमें भी सदस्यों को बड़ा कंफ्यूज किया गया। कहा गया
कि अगर जीबी नया संशोधन पास करती है तो नए संशोधन के हिसाब से चुनाव होगा। तो जीबी ने नया संशोधन पास कर दिया और ये कह दिया कि सारे पदों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य को छोड़ करके सभी पदों पर राष्ट्रीय स्तर पे मतदान होगा। फिर क्या कारण है कि उपाध्यक्ष के पद के लिए सिर्फ 4 राज्यों के लोगों ने मतदान किया? खैर वो एक अलग बात है। अब विषय ये है कि 100 लोगों तक नियम ये था, 100 वोटर्स तक नियम ये था कि बाहर वेरिफिकेशन करके व्यक्ति अंदर जाएगा और अंदर जाके वोटिंग करेगा। 100 लोगों के बाद जितने भी लोग आए उनको बल्क में अंदर इकट्ठे प्रवेश दे दिया गया बिना किसी चेकिंग के। उसके बाद 4 फर्जी आई कार्ड्स मैंने उस समय के जो इलेक्शन को लीड कर रहे थे मिस्टर एस सी ध्यानी उनको दिखाए। तो जो जिन मेंबर्स की फर्जी आई कार्ड्स बने हुए थे उन पे क्या एक्शन हुआ? आज भी मेरे पास वो आई कार्ड रखा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं उसको दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि ऑफिस के स्टंप से अगर फर्जी आई कार्ड बना है तो ये किसी की जवाबदेही होती है नहीं होती है? जी इंद्रजीत जी, आप इस बात पर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ले लीजिए साथ में। एक प्रश्न ये है कि एनएफबी के बहुत से मुझे कॉल आए जिसमें एक प्रश्न पूछा गया कि ये एनएफबी की क्या प्रक्रिया है जिसमें कुसुम जी आती हैं, पहले एकदम जनरल मेंबर बनती हैं, उसी टाइम पे एनईसी की मेंबर बना दी जाती हैं, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। जी दानिश भाई, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं फिर तो, आप अगर आपने कुसुमलता का प्रश्न कर दिया है तो जी, कि कुसुमलता सिर्फ 4 महीने पहले आती हैं, एनईसी बन जाती हैं और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी की मेंबर सेक्रेटरी भी बन जाती हैं। और जबकि उपाध्यक्ष, सचिव, दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इतने पुराने सदस्य उसके सदस्य मेंबर उस कमेटी के सदस्य होते हैं, फिर भी मेंबर सेक्रेटरी कुसुमलता बन जाती हैं। जी बताइए। ऐसा है जी, केवल भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग किया जा रहा है। जहां तक धर्मेंद्र जी का सवाल है, धर्मेंद्र जी लोकल वहां पर थे और उन्होंने चुनाव कराए। एस.सी. ध्यानी जी, और मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि वीरेंद्र जी और जो जितने भी 5 कैंडिडेट थे वो इस प्रक्रिया पर बिल्कुल सहमत थे कि यहाँ ध्यानी जी के नेतृत्व में चुनाव हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आज चुनाव हारने के बाद इस तरह की कोई कहता है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कानपुर के चुनाव के बाद या दिल्ली के चुनाव के बाद वीरेंद्र जी ने किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन, कोई विरोध फेडरेशन में दिया? तो मैं वहीं वापस आता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं दिया। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। और जहां तक ध्यानी जी का सवाल है, ध्यानी जी 1980 से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में अनावरत रूप से कार्य कर रहे हैं। और दानिश जी, उड़ान चैनल की कवरेज कोई छोटी नहीं है। जो लोग एनएफबी के मेंबर्स तक आपकी पहुंच है, एस.सी. ध्यानी के स्वभाव और उनके व्यवहार और कार्यशैली के संदर्भ में आप किसी से भी चर्चा कर सकते हैं। निर्बाध रूप से सर्वमान्य व्यक्ति अगर ऑफिस में कोई है जिनके दम पर यह कार्यालय महासचिव के बाद चलता है ऑफिस बेरर के साथ, वो मिस्टर एस.सी. ध्यानी है। और एस.सी. ध्यानी के नेतृत्व में चुनाव हो, उनकी टीम के नेतृत्व में चुनाव हो, उस पर सबका विश्वास था। जहां तक इन्होंने कहा फर्जी आई कार्ड पकड़े गए, अब हमें तो ये नहीं लगता, अगर मैं आज ये बात कह दूं कि हो सकता है वो फर्जी आई कार्ड, क्योंकि आप सरकारी पक्ष से थे, तो आप अगर आई कार्ड बने तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी भूमिका ही होगी, अदरवाइज ये आई कार्ड नहीं बन सकते थे। तीसरी बात ये, दानिश जी भी इस बात से सहमत होंगे कि भारत की चुनाव प्रणाली में भी अगर कोई वोट आपने चैलेंज किया है, केवल वो वोट ही चैलेंज होता है, इसके अलावा किसी प्रकार की और किसी पनिशमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर इन्होंने उन संबंधित लोगों के संदर्भ में कोई लिखित शिकायत दी होती तो शायद मेंबरशिप कमेटी उनसे कारण पूछ सकती थी कि ये आपके फर्जी आई कार्ड कैसे इस चुनाव में प्रयोग हो रहे थे। जहां तक दूसरी बात आपने की डॉक्टर कुसुमलता के बारे में, मैं बड़ा विनम्रता से बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील विषय है। एक महिला के संदर्भ में बहुत और भी बातें कही गई हैं, अभी आएंगी, मैं उसका भी जवाब दूंगा। बड़ा शर्मनाक विषय है कि हमारे साथी जो आज किन्हीं कारणों से चुनाव हार कर दूर चले गए, वो उनके संदर्भ में गलत धारणाएं या भ्रांतियां फैला रहे हैं। कुसुमलता 2005 में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मेंबर बनी। ये बात अलग है कि उनका सक्रिय होना थोड़ा विलंब से रहा है। और जहां तक एनईसी बनना, वो मदुरई गई थी, वीरेंद्र जी को मालूम है, वहां एनईसी की बैठक हुई थी, वहां कार्यक्रम हुआ।
वहां भी वो गई और वो लगातार महिलाओं के संदर्भ में, काट यार क्या है ड्रामा ये, जी महिलाओं के संदर्भ में किस प्रकार की कल्याणकारी नीतियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे चाहते हुए भी हम अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, उनकी समस्याओं से रूबरू ठीक से शायद नहीं हो पा रहे थे। इसलिए इसकी मांग बहुत लंबे समय से थी कि महिलाओं, और ये हम पर आरोप लगता था कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ केवल लड़कों या पुरुषों का संगठन है, तो हम महिलाओं को यहाँ किसी प्रकार की तवज्जो या तरजीह नहीं मिलती, ना हमारे लिए यहाँ कोई किसी प्रकार की सुविधा है। अगर हॉस्टल भी खोले जा रहे हैं तो बॉयज के हैं, और स्कूल भी अगर चल रहा है तो केवल उनको शायद जो हमारी यहाँ की महिलाएं हैं या थोड़ी जागरूक कम है, उनको नहीं मालूम था कि हमारे महिलाओं के लिए, जो बालिकाओं के लिए हमारे जो स्कूल हैं वो छत्तीसगढ़ और जम्मू में भी चल रहे हैं। खैर एक अलग बात है। तो जब, और जम्मू और छत्तीसगढ़ जी, तो ये अलग बात है कि इस कारण के उसके बावजूद भी कि महिलाओं में हमारे प्रति संगठन के प्रति विश्वास नहीं पनप पा रहा था और उनके लिए काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए और कुसुमलता की रुचि को, कि वो खुद ये 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो भी महिलाओं के कल्याण के लिए, क्योंकि इससे पहले वीरेंद्र भाई ये नहीं बता रहे ये बात भाई, नहीं कोई वायलेशन नहीं था। सुनिए आप, ये दानिश जी वो उनको भी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए जी, उनको भी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दें। बायलॉज में क्या ये रूल नहीं था कि कोई भी मेंबर पहले एसोसिएट मेंबर बनेगा, उसके 2 साल के बाद वो एक्टिव मेंबर बनेगा, और एक्टिव मेंबर होने के 1 साल के बाद ही वो किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था? यदि ये रूल था, और साथ में एक रूल ये भी था उस समय तक कि यदि कोई व्यक्ति किसी संगठन का पदाधिकारी है और समान विचारधारा के संगठन का पदाधिकारी है, तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता था। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा कि वो 2005 से ही हमारी मेंबर थी, उसके बाद वो एक्टिव मेंबर बनी और 1 साल बाद ही वो हमारी ये जो नव संशोधित जो विधि है उसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और जहां तक उनके संगठन का सवाल है, वन बाय वन और थोड़ा सा ब्रीफ रहे, क्योंकि हमें काफी क्वेश्चन कवर करने हैं जी। एक बात और पूछ लीजिए कि अगर 2007 से वो मेंबर थी, तो उसके बाद मदुरई से पहले किस राष्ट्रीय किस साधारण सभा की बैठक में उन्होंने भाग लिया था? उनको अभी बताया गया कि वो बहुत एक्टिव थे महिलाओं के लिए कल्याण का। अरे एक्टिव मेंबर बनाने के लिए, एक्टिव मेंबर बनाने का जो प्रावधान 2009 में लाया गया, शायद उसका भी उद्देश्य यही था कि जो लोग शिथिल हैं या किसी कारण अपनी व्यवस्था के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, वो अगर एक्टिव मेंबरशिप का क्लॉज हम ले आएंगे तो शायद वो थोड़ा सा एक्टिव होकर संगठन की जो कार्यकलाप हैं उसमें अपना सहयोग दे सकेंगे, उसमें अपना काम कर सकेंगे। कोई कार्यक्रम बता दीजिए इसमें उन्होंने भाग लिया हो, दिल्ली का कोई कार्यक्रम बता दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके मेंबरशिप को छोड़ते हुए और भी मुद्दे हैं। अगला एक और क्रिटिकल मुद्दा लेते हैं जी। और एनएपी की मेंबरशिप 30,000 से ज्यादा है प्रदेश, और उसमें से जो अगर देखा जाए एक्टिव मेंबरशिप तो लगभग 2,500-3 हजार के आसपास होंगे। तो अगर अब ये अगर कोई बताने पे या पूछने पे आ जाए कि फला मेंबर ने, ठिकाने मेंबर ने क्या किया है, वीरेंद्र जी ये संभव नहीं है इस तरह के प्रश्न करना। किसका जवाब देगा? अगले क्वेश्चन पे वीरेंद्र जी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बहुत ही संजीदा क्वेश्चन है। वीरेंद्र जी 1 मिनट सुनिए, नहीं बता पाएंगे जी। एक सुनिए वीरेंद्र जी, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप दोनों से चाहता हूं कि आप प्रश्न सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। आई हैव ए सीरियस क्वेश्चन। वीरेंद्र जी, जो आप लोग मांग कर रहे हैं राजनाथ सिंह से, होम मिनिस्ट्री से, वो पैसों की धांधली को लेके है। तो इसके ऊपर अगर मेरी इंफॉर्मेशन, इफ आई एम बेस्ट टू माय नॉलेज, कि देयर वाज अ सिंगल एफआईआर इन त्रिवंतपुरम एज वेल, लॉन्च बाय सम पीपल अगेंस्ट रोमटा जी और एनएफबी। आई मे बी रॉन्ग हियर। तो वो क्या धांधली का चक्कर है, क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? जबकि इंद्रजीत जी ने, 1 मिनट मेरा ऑपरेशन कंप्लीट होने दीजिए, एक मिनट मेरा प्रश्न कंप्लीट होने दीजिए। एक एफआईआर सिर्फ 10 सेकंड, गिव मी 10 सेकंड, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन देन। जबकि आपको बता दिया गया है कि रिटर्न ऑडिट के बिना रिटर्न को फाइल नहीं किया जा सकता, और मुझे एनएफबी के सोर्सेज से पता लगा है कि 4 बार इनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और अभी भी
जी, तो इस पे क्या है, आप क्या चाहते हैं? स्क्रूटनी के बाद जी बिल्कुल, इनसे पूछते हैं, फिर आप पे आते हैं। आप इंद्रजीत जी। जी हाँ हाँ दानिश जी, हाँ दानिश जी, जो हमारी आपत्तियां हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि ऑडिट, ठीक है, ऑडिट साधारण सभा ऑडिटर चूज करती है, वो ऑडिट करते हैं। कभी उनकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की नहीं गई, सिर्फ समरी दी गई है, इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उसकी समरी दी गई है जनरल बॉडी में। जो पहले कहा गया कि विस्तृत ऑडिट स्टेटमेंट दी जाती है, वो नहीं दी गई। अब मैं विषय पर आता हूं कि जांच क्यों आवश्यक है। देखिए पहली बात, 2002 में चिट फंड के तर्ज पे इन्होंने आईडी स्कीम शुरू की, स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द ब्लाइंड नाम से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें नियम यह था कि अगर आप सदस्य बनते हैं, आप डोनेशन की रसीद मिलती थी, डोनेशन की रसीद मिलने के बाद 50% टैक्स रिबेट होता था जिसने डोनेट किया है। अब एक बात, दूसरी बात, अगर वो मेंबर बनाता था तो उसका बने हुए मेंबर का इंसेंटिव उसको मिलता था। अब उसमें जो फर्स्ट आईडी रखी गई थी वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम से थी, यानी उसके नीचे जो भी आईडीज लगनी थी उसका इंसेंटिव नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को मिलना था। बाद में वो आईडी चेंज करके किसी वर्षा के नाम पे कर दी गई, जिससे फेडरेशन को नुकसान हुआ, पहली बात। जब वो पैसा आया, जब तक भी आया पैसे आने के बाद उसको मनमाने ढंग से खर्च किया गया। मनमाने ढंग से कैसे खर्च किया गया कि जब कोई पैसा डोनेशन के तौर पे आता है, उस पैसे को आप ब्याज पे नहीं दे सकते। कोई भी एनजीओ डोनेशन का पैसा विदाउट आरबीआई परमिशन डोनेशन में लोन पे ब्याज पे नहीं दे सकता, जो कि ब्याज पे दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरी बहुत घोर आपत्ति है इस विषय को लेकर के भी कि कुछ ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनसे आज रिकवरी नहीं हो रही है, और ये कानूनन रिकवरी नहीं करा सकते क्योंकि आरबीआई की परमिशन नहीं है। इस तरह की रिकवरी सिर्फ समाज के दबाव में कराई जा सकती है। एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं कि इन्होंने कानपुर की सभा में कहा कि 2 साल तक हम लोन नहीं देंगे, तब तक लोन नहीं देंगे जब तक हमारी पूरी रिकवरी नहीं आ जाती। फिर क्या कारण है कि आज बहुत सारे लोगों को लोन देना शुरू कर दिया, बिना किसी स्क्रूटनी के लोन देना शुरू कर दिया। जी, और त्रिवंतमपुर वाला केस भी बता दीजिए, फिर इंद्रजीत जी विस्तार से बताएंगे। वो त्रिवंतमपुर में एफआईआर जो एसके जी ने भी भाई एफआईआर की थी, वो क्या थी? जिन लोगों के पैसे उसमें डूबे, उन लोगों ने अपने पैसे की रिकवरी के लिए एफआईआर किया हुआ है। उस पर भी इन्होंने हमेशा ये लिखा कि हमने आरबीआई को अप्लाई किया हुआ है। अब आरबीआई को आपने अप्लाई कर दिया, आरबीआई ने अभी आपको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आरबीआई ने आपको परमिशन दे दी। तो खैर वो उनका मामला है, जिनका वो पैसा फंसा हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि यदि किसी का पैसा फंसा हुआ है तो पैसा आना चाहिए, क्योंकि इसका असर जो दूसरे एनजीओ ब्लाइंड्स के चल रहे हैं, मेरे पास दूसरे एनजीओ की भी फोन आते हैं, बातचीत में बताते हैं कि लोग उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि अरे तुमने क्या धंधा खोल रखा है, हमारे इतने पैसे डूब गए। तो यहाँ पर प्रश्न विश्वसनीयता का भी है कि एक कल्याण के नाम पर अगर कोई वरिंदर जी इनसे जानते हैं, और मैं क्वेश्चन ऐड कर दूं इंद्रजीत जी, आपको पूरा समय दूंगा। और आप पर एक और ये भी आरोप लगाया जा रहा है, और 2 मुझे बार बार नहीं नाम लेना चाहिए, कि 1 साल में ही कुसुम जी को बना दिया और 20 लाख रुपए का लोन उन्हें दिया। तो एनएफबी अपने जो करीबी लोग हैं उनको लोन देती है इतने बड़े, जबकि एक दो प्रोफेसर को जरूरत तब दिया था, उनके 2 मकान ऑलरेडी हैं जी। 20 लाख का लोन तब दिया जब उनके ऑलरेडी 2 मकान थे जी। इंद्रजीत जी, अब इंद्रजीत जी आपके पास समय है। सबसे पहली बात ये कि ये भाई वीरेंद्र जी सब जब 2002 की बात कर रहे हैं, चिट फंड चला, उस वक्त उसके बहुत सक्रिय मेंबर थे। इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा चलवाया जिसका सामान 5 लाख रुपए का आया। उसके बाद इनको उसी डोनेशन के पैसे से इनको पारिश्रमिक मिलता रहा, तब इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। ये लगातार जुड़े रहे, खेल गतिविधियां होती रही, नई जगह से चिट्ठियां आती थी। अगर हम कभी स्वीकार भी नहीं करते थे किसी पार्टिसिपेशन, तो ये कहते थे कि देखिए
सेवा कुटीर के या बाल सदन के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, इनको कौन भेजेगा, ये रिप्रेजेंटेशन कौन भेजेगा, ये बात सब क्यों कहते थे? क्योंकि एनएफबी के पास सोर्सेज थे। तो उस सोर्सेज का इस्तेमाल वीरेंद्र जी के कहने पर भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र जी आप चुनाव हार के इन सब बातों को आज उठा रहे हैं। ये बात तो उस समय ये सक्रिय मेंबर रहते जो गलत ढंग से सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए आप। हाँ, सुन रहा हूं। गलत क्या गलत खर्चा हुआ उसकी तो जानकारी दो आप। क्या गलत खर्चा हो गया? क्या हमने लोगों को हाउसिंग लोन दे दिया? क्या हमने लोगों को स्कॉलरशिप दे दी? क्या हमने लोगों को एजुकेशन लोन दे दिया? ये गलती है? ये अनाप शनाप खर्चा है? टीआरसी चलाई, टीआरसी का पैसा घाटे में अगर गया, वो भी हमारे साथियों के कारण गया। हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दानिश जी, लगभग 4 करोड़ के आसपास हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बांटा। दुर्भाग्य से है ये बताते हुए कि साउथ से और महाराष्ट्र में जो हमारा पैसा गया बेरोजगारों के पास, वो पैसा हमने तो क्योंकि इस उद्देश्य से दिया था कि अपना कोई प्रोजेक्ट बना के ले आइए और उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि हमारा भी ये मानना है कि ना ही तो संगठन और ना ही सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध करा सकती, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मामले में थोड़ा सहयोग यदि हम कर दें, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि बैंकों का रवैया या वित्तीय संस्थाओं का जो रवैया है वो दृष्टिहीन के संदर्भ में बड़ा अछूता वाला है। जी जी, तो वीरेंद्र जी उन्होंने अपना जवाब दिया। मेरा फिर से आपसे सवाल है कि क्या जो जांच हुई है उसके बारे में क्या कहना है? कि जब ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी सीबीआई की जांच हुई है, तो उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री की जांच क्यों? वो मतलब वो गलत कह रहे हैं। पहली बात तो सीबीआई की जांच नहीं हुई है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि तिरुवनंतपुरम और केरला के ही तर्ज पर दिल्ली में भी एफआईआर लॉन्च करने की हमने डिमांड की है मालवीय नगर में, और बाकायदा बीजेपी प्रेसिडेंट, ये यूपी प्रेसिडेंट ने होम मिनिस्टर को हमारे डिमांड्स के ऊपर लेटर भी लिखा। होम मिनिस्ट्री ने भी हमको ये आश्वासन दिया कि दिल्ली में एफआईआर लॉन्च होगी, बावजूद इसके एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। पहली बात, सीबीआई ने जांच नहीं की है, क्राइम ब्रांच ने कुछ क्वेरीज जरूर की हैं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसकी जांच करे, ऑथराइज इन्वेस्टिगेट एजेंसी जांच करे। क्योंकि देखिए, जब हम शारदा चिट फंड की बात करते थे तो उसमें भी ये शुरू में लगता था कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बाद में चाहे किन्हीं कारणों से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया, ये इशू सीबीआई को दिया, तो आज हम सबके सामने है कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए हम ये चाहते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं वीरेंद्र जी, और मैं बता दूं कि इंदर सिंह जी की कॉल कट गई है। वाला ट्राई टू टेक हिम अगेन, ड्रॉप हो गई जी। और वीरेंद्र जी, एक क्वेश्चन जो लगातार लिसनर पूछ रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि 70 से ज्यादा कंट्रीज में 6000 से ज्यादा लिसनर आपको सुन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन जो बार बार आया कि जब तक आप उनके साथ थे तब तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? चाहे वो एनईसी की बात हो, चाहे वो ये जांच की बात हो। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं। देखिए, जब मैं कार्यकारिणी में रहा, टीआरसी बंद हुई, मैंने इस पर भी अपना विरोध जताया था। बाद में जो योजनाएं बंद हुई उस पर भी मैं अपना विरोध जताता था। एनईसी में भी मैंने, पहली बात तो एनईसी होती कितनी, देखिए नहीं, सुनिए, मेरा दानिश कहाँ कट गया था मुझे पता नहीं, एक बार करेक्ट करेंगे जी। आपका अभी जब जी आप यही बता रहे हैं। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। ये बता रहा था कि बैंकों की उन समस्याओं के कारण हमने ये देखा कि बहुत मुश्किल हो रही है, और मैं ये भी साथ साथ जोड़ रहा था कि लेकिन संगठनों के पास भी पैसा है, लेकिन उनकी सिंगल पाई का जो लाभ आम सदस्यों को, जरूरतमंद सदस्य को सीधा नहीं मिला। उनके प्रोजेक्ट्स के रूप में चाहे वो प्रेस चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन संगठन ने निष्पक्ष भाव से लोगों तक अपनी जो वित्तीय ताकत है, संसाधन है, उससे लाभ पहुंचाया। उससे हमने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी, जिससे कि, और बीएड में एजुकेशन लोन, क्योंकि बीएड में आप ये लड़ाई लड़ोगे या सरकारों से बात करोगे कि साहब कॉलेजों की फीस कम करवा दो, माफ करवा दो, वो संभव नहीं है। और अगर वो संभव होगी भी तो उसके लड़ते रहिए, उसका लाभ कब मिलेगा वो किसी को नहीं पता। हमने अगर लोगों को एजुकेशन लोन 0% इंटरेस्ट पे दिया, क्या बुरा किया? उससे लोगों ने बीएड की, और मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान, दिल्ली और अन्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ लोग उसके तुरंत बाद जो क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी आई,
उसमें लोग लगे। 2009 में 36,000 वैकेंसी जो राजस्थान में आई थी, उसमें जब रिजर्वेशन हाई कोर्ट से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से तुरंत रिजर्वेशन दिलाकर 75 लाइनों को टीचिंग में ऑब्जर्व कराया। लेकिन अगर ये अवेलेबल ही नहीं होती, ये नंबर ही अवेलेबल नहीं होते, बीएड ही नहीं होते लोग, तो ये वैकेंसीज कहां जाती। जहां तक इन्होंने बात की एफआईआर की, केरला में जो एफआईआर हुई है, जो जहां एफआईआर हुई है, वो एफआईआर हमारे विरुद्ध नहीं हुई है, वो एफआईआर हुई है एजेंट्स के विरुद्ध। क्योंकि देखिए, इन्होंने जैसा पहले बताया, एटीजी में स्पष्ट हमें ये लाभ लेने का अधिकार था कि हम जो डोनेशन प्राप्त करें वो उसका 50% उस व्यक्ति को टैक्स में लाभ मिलेगा जो हमें डोनेशन दे रहा है। हमने किसी को भी इस नाम पर किसी से पैसा इकट्ठा नहीं किया कि ये कोई चिट फंड है। अगर ऐसा किसी ने चलाया है, मुहिम चलाई, तो उसके जिम्मेदार थे एजेंट, क्योंकि हमारी स्लिप्स पर लिखा था कि ये डोनेशन की स्लिप है। लेकिन डोनेशन को इकट्ठा करने के लिए अगर उसकी टीम को एनकरेज करने के लिए कोई इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव किसी प्रकार से नहीं है। ये एनजीओ और एनजीओ भी चलते हैं, ये तो चुपचाप ब्लैक में 25-25, 30-30%, 40-40% का कमीशन डोनर्स को देते हैं और किसी को पता नहीं लगता और अनाप शनाप अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं। हमने तो स्पष्ट रूप से इंसेंटिव उसका ये है, हमने उस पूरे रिकॉर्ड पर हम जो सरचार्ज लगता है वो लिया, काटा, जो चेक हम इशू करते थे उस पर जो सर्विस टैक्स लगता था वो लिया, बकायदा क्वार्टरली जमा कराया। तो ऐसा नहीं है कि उससे दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को फायदा नहीं हुआ होगा। जी जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बात कहूं कि हमारे पास दूसरी एनजीओ के लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम उन पर क्वेश्चन ना उठाएं, क्योंकि किसी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास नहीं है, तो हम इसी डिस्कशन को करें। और अगला, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना राइट है बात रखने का। जी, कमीशन लोग देते हैं डोनेशन के लिए। जी जी बिल्कुल, हमने इंकरेज करने के लिए लोगों को इंसेंटिव और बिल्कुल वाइट में दिया, चेक दिया हमने। हम उसके बाद टीडीएस काटते थे उनका, टीडीएस कहां जमा होता है, उसका पैसा, उसका लाभ कहां जाता है, और वो हमने इनकम टैक्स में बकायदा हमारे ऑडिट में वो सब गया। और इसीलिए हमारे केसेस स्क्रूटनी में लगे, वहां हमने स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दी और हर साल फ्रेश ऑर्डर पास किया और हमारा एटीजी कंटिन्यू रखा। जी, अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं जो मेमोरेंडम में था। एसके सिंह को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। मैं एक बात दानिश जी एक बात में इसमें जोड़ दूं कि अभी एजुकेशन लोन से की इन्होंने बहुत बखान की। मैं बिल्कुल ये इस बात से सहमत होते हुए कि एजुकेशन लोन की आवश्यकता है और एजुकेशन लोन एक बहुत अच्छी स्कीम एनएबी की थी। मैं सिर्फ कितना मैं आपके टाइम में इंटरव्यू नहीं कर रहा था। नहीं जी बिल्कुल, बीच में नहीं, जब आपकी टर्न आएगी तब। हाँ, मैं सिर्फ इतना जोड़ रहा हूँ कि यदि ये बहुत अच्छा, यदि इनके अनुसार भी जैसा आज ये कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर क्यों पिछली कार्यकारिणी में महासचिव जी ने स्पष्ट ये घोषणा कर दी थी कि अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन को बंद कर रहा हूं। उसके बाद मैंने और एक राष्ट्रीय एक जयपुर के राजस्थान के महासचिव श्री जयराम मीणा जी ने, 2 लोगों ने कहा था कि नहीं आप इसको बंद मत करिए, आप इसमें सुधार लाइए। तो देखिए गड़बड़ तो रहा है। दूसरा ये कि हम अब एसके सिंह के विवाद को ले लें, एसके सिंह के भी विवाद को ले लें, तो बहुत बात उठे। आपके मेमोरेंडम में भी मांग थी कि उनकी जो उनकी सदस्यता है वो बर्खास्त कर दी गई, कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसको बहाल किया जाए, आपने मांग की है मेमोरेंडम में। तो लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि क्योंकि आप विरोध में हैं तो पुराने विरोधियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं आप। तो उनको नोटिस दिया गया था, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो एज पर द बायलॉ उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये क्या बवाल है आखिर एसके सिंह जी का? जी हाँ, मैं बताता हूं। पहली बात, एसके सिंह जी की सदस्यता 6 साल के लिए सस्पेंड हुई थी। दिसंबर में 6 साल पूरे हो गए। एसके सिंह जी पे आरोप ये थे कि उन्होंने संगठन के पैसे की हेराफेरी की है, गबन की है, इस तरह के जो भी आरोप थे। मेरा कहना यह है कि इसी मुद्दे पर 2000 में रमाकांत सिंह की सदस्यता समाप्त हुई थी, क्योंकि 1999 के चुनाव में, इलाहाबाद के चुनाव में उन पर गड़बड़ी कराने का, पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा था। डीएन सिंह पर भी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा था। अवधेश पांडे जी पर भी आरआरपी के थ्रू
गलत तरीके से एम्प्लॉय के नाम पे पैसे निकालने का आरोप था। अब इन सदस्यों की, रमाकांत की सदस्यता समाप्त हुई, उसके बाद आपने उनको सिर्फ सदस्यता ही नहीं दी, आज आपके कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं वो। डीएन सिंह पे रिश्वत लेने का आरोप था, इसी कारण से महासचिव की कुर्सी उनकी चली गई थी। आपने उनको निलंबित नहीं किया, और निलंबित नहीं, इनसे आप ये भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे ये भी जानकारी है कि निकट भविष्य में दोबारा ये यूपी में डीएन सिंह को महासचिव बनाने वाले हैं। तो अगर इतने लोग रह सकते हैं तो क्या कारण है कि एसके सिंह सामान्य सदस्य नहीं हो सकते? हम उनको पदाधिकारी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काम तो जनता का है, ये तो निर्णय इलेक्शन में होगा। अभी तो हम सिर्फ प्राथमिक सदस्यता देने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, इस पर क्या कहेंगे इंद्रजीत जी आप? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक डीएन सिंह जी वगैरह के संदर्भ में ये वीरेंद्र जी ने कहा, डीएन सिंह पर कोई रिश्वत लेने का, पैसे का कोई आरोप नहीं था। उनकी कंप्लेंट एक आई थी, उनका कोई झगड़ा हुआ था आपस में, और वो झगड़ा जो हुआ उसके बाद जो गया, क्योंकि जिसके साथ झगड़ा हुआ उन लोगों ने कहा कि नहीं वो गलती से लग गया था, क्योंकि कंप्लेंट पहले लोगों ने जिन्होंने दी उन्होंने ये कहा कि डीएन सिंह ने मारा है, लेकिन जिनके साथ कहा गया कि इनको मारा है उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, वो शायद फिसल गए थे, इस कारण उनकी टक्कर मुझे लगी। तो पैसे का मामला बिल्कुल नहीं था। जहां तक एसके सिंह का सवाल है, एसके सिंह को इसीलिए कोई आरोप नहीं था, बिल्कुल आरोप नहीं था जी। एसके सिंह के मुद्दे पे है जी। एसके सिंह जो है वो संगठन में रहते हुए भी दूसरे संगठन के पदाधिकारी बनकर संगठन चलाते रहे निर्बाध रूप से। इसकी जानकारी हमें नहीं थी, जबकि हमारे बायलॉज में था कि हमारे संगठन का कोई भी ऑफिस बेरर किसी दूसरे संगठन का ऑफिस बेरर नहीं हो सकता, लेकिन वो चलाते रहे, हमें नहीं पता लगा। दूसरी बात ये कि उनके पास जब ड्यूज निकले करीब 1.5 लाख के आसपास, उनको कहा गया कि भाई ये जो इसका हिस्सा वो ठीक से आप दीजिए, वो उसका कोई हिसाब नहीं दे पाए। उसके बाद उन्होंने लिखित रूप से कहा ये पैसा मैं संगठन का वापस दे दूंगा, लेकिन समय के बावजूद जब वो पैसा वापस नहीं दे पाए तो उनसे पूछा गया, उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। जब जवाब देना बंद कर दिया तो उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया उनकी मेंबरशिप के संदर्भ में। उन्होंने उस कारण बताओ नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मैं मेंबरशिप कमेटी का चेयरमैन था, मैंने सारा प्रकरण एनईसी के सामने रखा, सर्वसम्मति से एनईसी ने सर्वसम्मति से उनकी मेंबरशिप खत्म करने की बात की, इसलिए उनकी मेंबरशिप समाप्त हुई। इसके बाद वो अपना संगठन नेशनल एसोसिएशन विजुअली हैंडीकैप क्या है, NAVH है, वो चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं। पहली कंप्लेंट उन्होंने जो हमारी अभी 2 महीने पहले की है वो उसी लेटर हेड पे की है। दानिश जी, अगर दिसंबर में उनके 6 पूरे हो गए और जनवरी या फरवरी में फिर फेडरेशन के अधिकारियों की और फेडरेशन की कंप्लेंट करते हैं एक ऑफिस बेरर होने की हैसियत से, क्या संगठन का अनुशासन ये परमिट करेगा या एनईसी ये परमिट करेगी या जनरल बॉडी ये परमिट करेगी कि ऐसे व्यक्ति को संगठन में अराजकता फैलाने के लिए फिर से लाया जाए? और आज तो वो संगठन से बाहर हैं, तब इतनी अराजकता फैला रहे हैं। उनके मन में पद लोलुपता इतनी ज्यादा है इस फेडरेशन के पैसे को देखकर कि तुरंत ही तो इनसे जवाब ले लेते हैं, इस पे वीरेंद्र जी से जवाब लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी वीरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि पहली बात एक तो जी ये तो पूछ लीजिए, इन्होंने डीएन सिंह पे तो इतना बड़ा जवाब दे दिया। अवधेश पांडे ने पैसे वापस कर दिए क्या? रमाकांत सिंह जी ने पैसे वापस कर दिए क्या? और दूसरी बात आज की डेट में आज की रमाकांत सिंह पर अभी आपने खुद व्यवस्था की बात की, बात के चुनाव व्यवस्था की, पैसे की बात नहीं थी। आप देखिए पैसे की हेराफेरी आपके पास सुविधा हो तो रिवाइव करके इनको सुना दीजिए। मैंने कहा कि चुनाव में पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा था। पैसे की हेराफेरी का सवाल केवल आपने सदस्यता समाप्त हुई थी। और जो भी बात करोगे फैक्चुअली करना, आपसे प्रूफ मांगा जा सकता है। सो वट एवर यू आर सेइंग, से ऑन रिकॉर्ड, सो एनी टाइम वी कैन आस्क फॉर द प्रूफ। जी बिल्कुल प्रूफ देंगे। तो अव्यवस्था से संबंधित उनका आरोप था। अगर उसके बाद उन्होंने गलती मान ली, संगठन के विरुद्ध किसी प्रकार की गतिविधि में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो उसके बाद और वो भी मेंबरशिप कमेटी को उन्होंने रिक्वेस्ट की, मेंबरशिप कमेटी ने उसको अच्छा इंद्रजीत जी एक बात बताइए। इंद्रजीत जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। एक क्वेश्चन ये है कि आज अचानक ऐसा क्यों हुआ कि एनएफबी के खिलाफ जो 500 या 700 लोग खिलाफ है, ओके हम मान लेते हैं वीरेंद्र जी इलेक्शन में हारे हैं, और एक क्वेश्चन को ले लेता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत कॉल्स आई हैं इसके ऊपर।
तो मेरे को लोगों का ये कहना है कि ये एक हिपोक्रेसी चल रही थी एनएफबी में, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट आई हैव टू, कि कभी एक्टिव मेंबर आती है, मेंबरशिप आती है, कभी जनरल मेंबरशिप आती है, कभी एक्टिव मेंबरशिप चली जाती है, तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं, पता ही नहीं है। कभी कहते हैं एक्टिव मेंबर वोट डाल सकता है, कभी कहते हैं नहीं जी अब कैंसिल कर दिया जनरल डाल सकता है, और जनरल मेंबर भी 1 साल बाद रिन्यू करना है, उसको कोई सूचित नहीं किया जाता, उसको खुद करना पड़ेगा। मेंबरशिप के संदर्भ में मैं एक बात बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, 2005 तक 10 रुपए की रिन्यूअल से हर साल मेंबर रहता था। 2005 कानपुर में अधिवेशन हुआ, उससे पहले तक की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कानपुर में यह तय हुआ कि जी अब 50 रुपए देके लाइफ मेंबर सबको मान लिया जाए। ठीक है, जनरल बॉडी ने इसको अप्रूव कर दिया, कहा ठीक है जी। उदयपुर के चुनाव हुए, जो कानपुर में संख्या थी उससे भी कम लोग उदयपुर पहुंचे, वही स्थिति रही। अब आप एक बात बताइए, पहले तो लोग ये कह सकते थे कि साहब हमें रिन्यूअल का डेट हमें रिन्यूअल नहीं पता था, लेकिन जब आपको 2005 में स्वतंत्र कर दिया गया कि अब 50 रुपए आपने दे दिए, आपको किसी साल कोई पैसा नहीं देना, उससे हमारी संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उससे निष्क्रियता बढ़ी। ये हमने महसूस किया। और कटक में जो हमारी जो 2009 में जो बैठक हुई, एनईसी की बैठक उससे पहले हुई, जनरल बॉडी से पहले, हम लोगों ने बल्कि ये बात कही कि साहब इस प्रकार से लोग निष्क्रिय हो रहे हैं। और दानिश जी, इस बात को आप मानोगे कि एक व्यक्ति अगर अपनी जेब से 10 रुपए देके कुछ लेता है तो बहुत ज्यादा सुकून महसूस करता है। फ्री में लेकर, चाहे वो 100 रुपए की चीज को फ्री में मिल रही हो, वो शायद उसकी कीमत उतनी नहीं समझता। वही स्थिति इस मेंबरशिप के साथ भी थी। और हमने महसूस किया कि इसलिए अब एक्टिव मेंबर और एसोसिएट मेंबर की 2 क्लासेस बना दी जाए। जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें थोड़ी सी रुचि है, वो 25 रुपया साल देंगे। देखिए 25 रुपया साल कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। और जो एसोसिएट रहना है, एसोसिएट मेंबर, उसको संगठन की सुविधाएं सारी मिलेंगी मेंबर होने की, लेकिन उनको जो चुनाव लड़ने या जनरल बॉडी में भाग लेने का अधिकार इसलिए नहीं होगा कि वो 4 साल 4.5 साल, उनको 4 साल उनको पता ही नहीं है कि संगठन में हुआ क्या, और केवल राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो 5वें साल चुनाव लड़ने आ जाएं, तो वो लोग संगठन की जो पॉलिसीज हैं उस पर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो लेकिन इस कारण से ये अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएं कि इतने लोग क्यों खिलाफ हैं, मतलब क्या आपके हिसाब से जो दानिश जी, ये केवल मुट्ठीभर लोग हैं जो इस प्रकार से, देखिए सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। जैसे वीरेंद्र जी हैं, इलेक्शन हार गए तो अब इनको वहां चलना है, विरोधियों से मिल जाना है। राम सजीवन जी चुनाव हार गए, वो इनके साथ हैं। एसके सिंह हमारे मेंबर ही नहीं, वो जो लोग इनके जो इन्होंने जो अपना मंडल क्या बनाया है, ज्वाइंट जो भी इनका है ग्रुप, उसमें 8 लोग हैं, उसमें से केवल 2 ही लोग ये हमारे मेंबर थे, वीरेंद्र जी और राम सजीवन, और ये दोनों ही चुनाव हारे हुए थे। इसके अलावा दानिश जी, इतनी सारी परियोजनाएं चल रही हैं, बेरोजगार हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और सबकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना ना तो किसी संगठन के बस की है, ना किसी सरकार के बस की है। तो इन्होंने अगर ऐसे 100 लोग इधर उधर से बहुत हाथ पैर मार के ढूंढ लिए कि जिनका कहीं कब हो सकता है, कभी कहीं उसमें से 1-8% कोई होगा, क्योंकि उसमें से किसी ने अगर बेरोजगार है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई नौकरी लग जाए, अब नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, संगठन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कारण से 1-8% आदमी फ्रस्ट्रेटेड मेंबर हो सकते हैं। लेकिन बाकी सारे वो लोग हैं जो हमारे संगठन के मेंबर ही नहीं है। तो दानिश जी, ऐसे किसी भी संगठन के विरुद्ध कितने ही लोगों को ले जाके खड़ा कर दो, इसका क्या औचित्य हो? जी, हम ये जानना चाहते हैं वरिंदर जी से। जी वरिंदर जी। दानिश जी, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ एक लोकतांत्रिक संगठन है। जैसा कि आपने प्रश्न किया था, इन्होंने बार बार सदस्यता के नियम को बदला ही इसीलिए कि जब आवश्यकता पड़े ये किसी को भी ये घोषित कर दें कि वो सदस्य नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जब 2005 में नियम बना था कि जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लाइफ मेंबर हो गए, मान लिया, उसके बाद नियम बना 2000। आप कटक की जनरल बॉडी में थे कि नहीं थे, ये बताइए आप। सुन तो मैं बीच में इंटरप्ट ना करें, बीच में इंटरप्ट ना करें, आपकी टर्न में बोलें। दानिश जी, मेरा ये प्रश्न भी है साथ साथ, ये 2009 में कटक गए थे, ये उस समय साधारण सदस्य थे, जनरल बॉडी में गए थे, क्या इन्होंने विरोध किया था?
जी बिल्कुल सुन लीजिए फिर। बिल्कुल किया था मैंने बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल विरोध नहीं किया आपने। अरे सुन तो लीजिए, जी। मैंने प्रस्ताव रखा था। जब आप कह रहे हैं ना कि लोग, फिर हमने देखा कि सदस्यता घटने लगी। मैंने तो बहुत जिम्मेदारी का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा था कि जो लगातार 3 साधारण सभाओं में उपस्थित न हो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाए, बजाय इसके कि जो रिन्यूअल नहीं करा रहा है। मेरे उस प्रस्ताव को पहले तो मुझे रखने नहीं दिया नहीं, गया। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया, कोई प्रस्ताव नहीं था आपका। ऑन रिकॉर्ड है, मिनट्स जाके देख लीजिएगा, ये मिनट्स में जी। भी ऐड हुआ है। अब हमें मेरा वो आगे प्रस्ताव भी- ध्वनि जी। मत से हारा था। जी ध्वनि मत से हारा था मेरा वो प्रस्ताव। जी खैर, मैं बात कर रहा था कि जब 2005 में सारे के सारे सदस्य लाइफ मेंबर हो गए, उसके बाद नियम आया मेंबरशिप, एसोसिएट मेंबरशिप। तो जो एक्टिव नहीं करा पाए वो संघ के ऑलरेडी एसोसिएट मेंबर रहे। अब नए संशोधन नियम आया है कि अब एक्टिव मेंबरशिप जैसी कोई चीज नहीं होगी, अब सिर्फ एसोसिएट मेंबरशिप ही होगी। तो क्या 2005 में जितने लाइव बने थे, जो एसोसिएट रह गए थे, वो सारे संघ के मेंबर हुए कि नहीं हुए? तो लिस्ट जो टैली होगी वो 2005 से होगी या होगी? कैसे कह रहे हैं कि ये लोग मेंबर नहीं है? 2005 से लेके तो आप एक और लास्ट मुद्दे पे हम बात करते हैं, फिर हमारे पास समय की भी कमी है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि घर की बात घर रहे। हमारे पास और भी मुद्दे हैं। मैं दोनों पार्टी से यही गुजारिश करूंगा कि हम दुनिया को तमाशा ना दिखाएं। जो भी हमारे डिस्प्यूट है, हम बैठ के अगर होता है तो दोनों किसी निष्कर्ष पर, कुछ आप झुको कुछ हम झुके। मैं आपके चैनल से इसको आश्वासन देता हूं कि अगर ये बात करने को तैयार होंगे तो अगर ये बात करने के लिए तैयार हैं तो हम कल से अपना धरना हटाने को तैयार हैं। जी एक लास्ट बात, लोकतंत्र में आप बात लास्ट करना- मुद्दा, अब लास्ट कोई पॉइंट अगर बरिंदर जी चाहते हैं उठाना तो हम उस पे इंद्रजीत जी और आप दोनों से जवाब चाहेंगे। एक लास्ट पॉइंट हम ले सकते हैं। अगर दानिश जी एक महत्वपूर्ण विषय जो छूट गया, जो बेरोजगारों के लिए बहुत जरूरी है, मैं चाहूंगा कंक्लूड करने से पहले उस पर मुझे प्रकाश जरूर डालने दिया जाए। डालिए जी, गो हेड। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों के पूरे झगड़े में, भाई वीरेंद्र जी, मुझे दुख है इस बात का कि इस पूरे झगड़े में कहीं बेरोजगारों की बात नहीं हो रही, कहीं गरीब ब्लाइंड की बात नहीं हो रही, केवल अपनी नेतागिरी कैसे चमक सके उसकी बात हो रही है। चलिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं अपने बेरोजगार साथियों को, दानिश जी आपके माध्यम से, कि लगातार राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ संघर्षरत है। अभी 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश हमने पारित कराया है। उस दिन 2 मुद्दों पर बहस होनी थी, लेकिन समय कम था और अटॉर्नी जनरल का विरोध भी था। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए कि जो केंद्र सरकार ने एडमिटेडली एक्सेप्ट किया है कि 12,000 बैकलॉग बनता है पूरे हैंडीकैप कैटेगरी का, उसमें से 3600 वैकेंसी ब्लाइंड की हैं, जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से अगले 3 महीने में होना है। सरकार को यह कहा गया है कि 28 अप्रैल को जब सुनवाई होगी, एफिडेविट देके ये बताए कि किस तरह से ये रिक्रूटमेंट सरकार करेगी। हम ये भी बताना चाहते हैं कि दूसरा मुद्दा जो प्रमोशन का है, रिजर्वेशन वो जीवित है, उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंडिविजुअल जी बिल्कुल, हम उस टॉपिक पे अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंद्रजीत जी, बरिंदर जी ने कहा है अगर आप बात करने को तैयार होते हैं तो वो धरना वापस ले लेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने प्रतिवेदन दिया है वो हमारी आगामी होने वाली एनईसी की समक्ष रख दिया गया है, इसलिए अब एनईसी का जो निर्णय होगा उसी के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज लिसनर्स जो है 6000 से ज्यादा लोग हमें सुन रहे हैं 70 कंट्री लास्ट से। में जो कहा है, मैं सिर्फ 1.5 मिनट में अपनी बात रख दूं। मैं 2-2 मिनट, आपने 1.5 मांगा, मैं 2-2 मिनट दोनों को देता हूं। जी बोलिए। जी, पहली बात तो ये है कि मैं हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के प्रति भी हमारी उतनी ही जागरूकता है। और यही कारण है कि इस तरह के जब भी मोमेंट्स हुए हैं, किसी मोमेंट से मैं अनुपस्थित नहीं रहा। 1999 में जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब से लेकर आज तक एक भी में मैं अब्सेंट नहीं रहा। दूसरी बात, इन्होंने हमेशा बेरोजगारों को अपनी शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाया। और यही कारण है कि शीला दीक्षित से कि जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की जब अंतिम 4 दिन बच गए थे, तब हम स्कॉलरशिप को लेकर गए थे। स्कॉलरशिप का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी पीएनजी में किसी ने शीला दीक्षित का सम्मान किया। वहां पे दृष्टिहीनों को बुलाकर शीला दीक्षित के हाथ से फेडरेशन के लोगों ने स्टिक बंटवा दी। ये मुझे लगता है उन छात्रों का भद्दा मजाक था जो इतने समय से इंतजार कर रहे थे कि स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का हमेशा से दर्शन रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ बंधकर नहीं रहेगा। माननीय एस के रुंगटा जी ने
3 दिसंबर को विकलांग दिवस पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैली की। अमित शाह ने या बीजेपी सरकार ने कौन सी बात मान ली थी जिसके कारण उन्होंने जाकर के बीजेपी कार्यालय में घोषणा कर दी कि आज इतने दृष्टिहीन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना। जी देखिए, ये केवल भ्रम फैलाने का प्रयास है दानिश जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों को इस बात पर संगठन पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार से संगठन पिछले 30-35 वर्षों से उनकी लड़ाई लड़ रहा है, वो उसी ईमानदारी और उसी ताकत के साथ बेरोजगारों और गरीब मिस्कीनों के कल्याण। अरे सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए, फालतू की बात करने से पहले बात पूरा सुनिए आप। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल हुए थे शामिल, वो टीवी पे भी देखा, सबने देखा होगा टीवी पे, वो कोई चुपचाप नहीं शामिल हो रहे थे। ऐसा है, अगर अमित शाह ने स्पष्ट रूप से ये कहा था आप हमारे परिवार के सदस्य बनिए, बेकार की बात है कि आरपीडी बिल पर आंदोलन आज भी होगा। अगर आरपीडी बिल जिस सूरत में है, अगर उसी सूरत में सरकार ने पारित करने की कोशिश की तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। बेरोजगारों के अधिकारों का और दृष्टिहीन समाज के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय संघ बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ संगठन कल्याणकारी कार्य चलाता रहेगा। ऐसे मुट्ठी भर लोगों के प्रयास से संगठन अपने रास्ते से अटकने नहीं है। जी, और मैं रेडियो उड़ान पर तमाम मुद्दों को इसी तरह उठाता रहूंगा और लिसनर्स के सामने लाता रहूंगा। ये रेडियो उड़ान के माध्यम से मैं तमाम लिसनर्स जो आज हमारे सुन रहे थे, 6000 से ज्यादा 70 कंट्रीज से हमें लोग सुन रहे थे, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दोनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरा इनविटेशन इन्होंने स्वागत किया और ये ताकत दिखाई कि हाँ, हम दोनों जनता के सम्मुख आ सकते हैं, जनता के सम्मुख अपनी बात रख सकते हैं। ये शायद वाकई ही एक बदलता दौर है जो एक समाज की तस्वीर बदल रहा है। मैं आप दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं आप दोनों ही दृष्टिहीन लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे और अपने मुद्दों को हम जो हमारे पास और हमारे और भी समाज में बहुत मुद्दे हैं, हम अपना ध्यान उन पर केंद्रित करेंगे। जो अपने हमारे डिस्प्यूट है उनको हम बैठ के सुलझा लें और घर की बात दुनिया के सामने तमाशा ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस डिस्कशन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और लिसनर्स, अब डिसाइड आपको करना है कि किस दोनों पक्ष की बात मैंने आपके सामने रखी, दोनों पक्ष ने अपने विचार रखे। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा पक्ष सही बोल रहा था, कौन सा पक्ष गलत बोल रहा था। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है और आपके मुद्दे क्या हैं। आप सब एजुकेट हों, पढ़ें लिखें और अपने समाज के कल्याण के लिए आप लोग भी आगे आए, काम करें, यही कामना। अब समय है शाम गजल का। आरजे सैफ हाजिर होंगे चंद पलों में और मुझे अपने दोस्त जानी दानिश महाजन को दीजिए बदलता दौर स्पेशल एपिसोड में इजाजत। थैंक यू सो मच।